हेलो, सलाम, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से सुमो बायोलॉजी में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जंतु जगत को चालू किया और जंतु जगत में वर्गीकरण का महत्व समझा। और उसके बाद हम लोगों ने जंतु जगत को वर्गीकरण करने के जो आधार हैं उनकी बात करी। तो 6 आधार यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं। एक तो सबसे पहला हम लोग को आधार बताया गया है। तो 6 आधार हम लोग के बुक में मेंशन है एनसीईआरटी में। सबसे पहला तो संगठन का स्तर क्या है, इस आधार पे हम लोग बांट सकते हैं जंतुओं को। संगठन का स्तर, ठीक है जी। संगठन के स्तर के आधार पे पहला हम लोग का आधार था संगठन का स्तर। उसके अलावा हम लोग क्या देख सकते हैं? हाँ जी, तो पहला आधार है संगठन का स्तर। संगठन के स्तर के आधार पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का स्तर। दूसरा, समिति के आधार पे किस तरह की समिति मिल रही है जंतु में, ठीक है। तीसरा आधार था हमारा द्विकोरिक अथवा त्रिकोरिक व्यवस्था। डिप्लोब्लास्टिक है, द्विकोरिक है कि त्रिकोरिक है, किस तरह का संगठन है, द्विकोरिक कि त्रिकोरिक। चौथा हमारा आधार था प्रगुहा की प्रेजेंस, सिलोम की। प्रगुहा सिलोम क्या थी? तो बॉडी कैविटी जो मिलेगी आपको, बॉडी में कैविटी देह गुहा जो मिल रही है आपको बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में। बॉडी वॉल देह भित्ति के बीच, देह भित्ति और आंत की दीवार के बीच में, देह भित्ति और आंत के बीच में जो बॉडी कैविटी मिलती है, देह गुहा मिलती है, उसको प्रगुहा बोलते हैं अगर वो मेसोडर्म से आच्छादित है। तो सिलोम, प्रगुहा, ये क्या है? ये देह भित्ति है जो मिल रही है आपको देह वॉल और देह भित्ति, देह गुहा है जो आपको मिल रही है देह भित्ति और गट के बीच में, आंत की दीवार के बीच में। अगर देह गुहा होती है, देह भित्ति और आंत की दीवार के बीच अगर देह गुहा है और मेसोडर्म से आच्छादित है तो उसको प्रगुहा बोलते हैं। तो संगठन का स्तर, ठीक। समिति का प्रकार, द्विकोरिक अथवा त्रिकोरिक व्यवस्था, प्रेजेंस ऑफ प्रगुहा, प्रेजेंस ऑफ सिलोम, प्रगुहा है कि नहीं है, विखंडी भवन और पृष्ठरज्जु। ये 6 आधार पे हम लोग जंतुओं को वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग आज। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। तो प्राणियों का वर्गीकरण, इस पे हम लोग आते हैं। प्राणियों का वर्गीकरण, प्राणियों का विस्तृत वर्गीकरण उपयुक्त वर्णित मौलिक लक्षणों के आधार पर किया गया है। तो बहुत विस्तृत तरह से इनका वर्गीकरण किया गया है। उपयुक्त वर्णित जो हम लोगों ने अभी बात करी 6 लक्षण, मौलिक लक्षणों के आधार पर, इन 6 मौलिक लक्षणों के आधार पर आप प्राणियों को अलग अलग फाइलम में, संघ में रखेंगे, जिसका वर्णन इस अध्याय के शेष भाग में किया गया। तो कौन कौन से संघ हमको मिल रहे हैं, अब हम लोग उसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो विभिन्न संघों की व्यवस्था कर दी गई डिपेंडिंग अपॉन, इस बात पे आधारित कि ये जो 6 आधारभूत लक्षण है, 6 आधारभूत लक्षण हमारे संगठन का स्तर, संगठन का स्तर, समिति किस तरह की मिल रही है, ठीक है जी। संगठन का स्तर, समिति, द्विकोरिक, द्विकोरिक अथवा या त्रिकोरिक, कितने उसमें जर्म लेयर मिल रहे हैं उसके एम्ब्रियोनिक लाइफ में, भ्रूण अवस्था में कितनी जर्म लेयर मिल रही हैं। अगर 2 मिल रही है तो द्विकोरिक है, डिप्लोब्लास्टिक है, 3 मिल रही तो त्रिकोरिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। प्रगुहा की प्रेजेंस, प्रगुहा है कि नहीं, प्रगुहा जिसकी कि अभी मैंने बात करी। प्रगुहा क्या होती है? देह गुहा होती है, देह में मिलने वाली गुहा। कहाँ मिलेगी? देह भित्ति के बीच, देह भित्ति से लेके आंत के बीच में और मेसोडर्म से आच्छादित हो। तो प्रेजेंस ऑफ सिलोम, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू सिलोम और फॉल्स सीडोसिलोम। ट्रू सिलोम वास्तविक सिलोम, वास्तविक प्रगुहा, फॉल्स सिलोम कूट प्रगुहा। प्रगुहा की प्रेजेंस। उसके बाद विखंडी भवन,
विखंडी भवन एक लक्षण था, और आखिरी में आके पृष्ठ रज्जु। ये लक्षणों के आधार पे आप प्राणियों को बांट सकते हैं, अलग अलग फाइलम में बांटा गया है। अब हम लोग संघ पॉरीफेरा, सबसे पहला एनिमल किंगडम का, जंतु जगत का सबसे पहला संघ पॉरीफेरा। पॉरी मीन्स पोर्स, छेद, फेरा पॉरीफेरा पोर्स बेयरिंग एनिमल, ऐसे जंतु जिनकी बॉडी में छेद होगा, रंध्र। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में, देह में रंध्र मिल रहे हैं, ओपनिंग मिल रही है, छेद मिल रहे हैं, उनको हम लोग रखते हैं संघ पॉरीफेरा। तो स्पंजेस इसका एक एग्जाम्पल है। स्पंजेस की बॉडी में आपको छेद मिलते हैं। इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। इसमें जो रखे हैं हम लोगों ने एनिमल्स, प्राणी जो रखे हैं, सामान्यतः हम उनको स्पंज कहते हैं। सामान्यतः लवणी मैराइन कंडीशन में, मेरीन कंडीशन में एवं असमिति होते हैं। तो मैराइन कंडीशन में, समुद्री पानी में, खारे पानी में मिलने वाले लवणी, और शुद्ध जल के भी होते हैं कुछ, लेकिन बहुत कम है। तो सामान्यतः, मुख्यतः, प्राइमरली ये कैसे हैं, लवणी हैं। लेकिन हम इसको ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि ऑल स्पंजेस आर मैराइन, ये स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते। अगर ये स्टेटमेंट हम देंगे ऑल स्पंजेस आर मैराइन इन नेचर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है या रॉन्ग है। बिकॉज आगे हम लोग देखेंगे फ्रेश वाटर स्पंजेस भी, मीठे पानी में मिलने वाले स्पंजेस भी होते हैं, लेकिन सामान्यतः लवणी है और असमिति है। असमिति क्या था? असमिति हम लोगों ने देखा था, अगर हम जंतु के शरीर को उसके मध्य रेखा से गुजरते किसी एक तल से, मध्य रेखा से गुजरते किसी एक तल से दो बराबर भागों में बांट दें तो सममिति कहलाएगा। लेकिन स्पंजेस का जो शरीर होता है वो इस तरह की बनावट जैसे कि अदरक होती है कि आप उसको किसी भी उसके मध्य रेखा से गुजरते किसी भी तल के द्वारा उसको दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते। तो सामान्यतः ये लवणी है तथा असम्मिति है। असम्मिति भी पूरे जितने भी इसके मेंबर हैं सब मेंबर असम्मिति नहीं होते, कुछ मेंबर में रेडियल सम्मिति होती है। रेडियल मीन्स अरी, जिसको हम लोगों ने अरी के रूप में पढ़ा है। अरी सम्मिति ये इस तरह के एनिमल्स हैं, अरी सम्मिति वाले, जिनको हम उनके मध्य रेखा से गुजरते एक से ज़्यादा तल से बराबर भागों में बांट सके। तो मानिए कोई गोलाकार गेंद है, आप उसको इस तल से भी जो उसकी मध्य रेखा से गुजर रहा है, इस तल से भी, इस तल से भी और इस तल से भी, तो कई सारे तलों से आप उसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। इस तरह की जो सम्मिति होती है उसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं अरी। हाँ, लेकिन ज़्यादातर सामान्यतः लवणी है और सामान्यतः असम्मिति दिखाते हैं। ये सब आद्य बहुकोशिक प्राणी हैं। ये सब आद्य बहुकोशिक प्राणी हैं, बहुकोशिकी मिलेंगे, मल्टी सेलुलर है, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आद्य बहुकोशिक प्राणी है, जिनका शरीर संगठन का स्तर क्या है? कोशिकीय स्तर का है। तो कोशिकाएं एक से ज़्यादा और एक से ज़्यादा प्रकार की, मतलब 100 कोशिकाएं अगर हैं तो 100 की 100 एक ही तरह की नहीं है। पहली बात तो ये सिंगल सेल नहीं है, यूनिसेलुलर नहीं है, एक कोशिकी नहीं है, एक से ज़्यादा कोशिकाएं हैं, और वो कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार भी हैं। तो ये सब आद्य बहुकोशिक प्राणी हैं जिनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का है। शरीर का संगठन का स्तर कोशिकीय हो सकता है। कोशिकी मिलके, अगर कोशिकाएं मिलके एक काम कर रही हैं तो ऊतक स्तर अगला लेवल आ जाएगा, ऊतक स्तर। ऊतक मिलके बनाते हैं अंग, और डिफरेंट अंग, कई सारे अंग मिलके बनाते हैं अंग तंत्र। तो इसमें कैसा मिल रहा है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का स्तर, सेलुलर मिल रहा। तो स्पंजेस में कोशिका का सेलुलर लेवल का, कोशिकीय लेवल का, कोशिकीय स्तर का संगठन मिल रहा है। स्पंज में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। तो जल परिवहन तंत्र मिलता है स्पंजेस में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे। वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनल सिस्टम या जल परिवहन तंत्र किस में मिल रहा है? आपका जवाब होगा स्पंजेस में या स्पंजेस के मेंबर में। और एक होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम, और दूसरा है वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो आपको इकाइनोडर्मेटा में मिलता है। तो यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम, जल परिवहन नाल तंत्र, कैनाल का मतलब नाल,
जल परिवहन नाल तंत्र किस में मिल रहा है आपको? जल परिवहन नाल तंत्र आपको संकोरिफेरा में मिल रहा है। जल सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा छेद ऑस्टिया द्वारा शरीर की केंद्रीय स्पंज गुहा में प्रवेश करता है। तो जल अंदर कैसे आता है? ओपनिंग से, रंध्र से, छेद से, उसको हम बोल रहे हैं ऑस्टिया। तो ऑस्टिया की सहायता से जल अंदर आ जाएगा, किसमें? बॉडी में, देह में। तो स्पंजिस एनिमल जंतु की देह में आ गया, जंतु की देह में केंद्रीय स्पंज गुहा है, स्पंज गुहा में आ गया। तो ऑस्टिया से होता हुआ किस में आ गया? ऑस्टिया सबसे बाहर है हमारे डर्मल ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया से गैस्ट्रल ऑस्टिया, ये आपकी बुक में नहीं दिया। डर्मल ऑस्टिया, डर्मल 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 डरमत नहीं भाई, डर्मल राजा बाबू, डर्मल, डर्मल ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया से गैस्ट्रल ऑस्टिया, गैस्ट्रल ऑस्टिया से स्पंजोसील, स्पंजोसील केंद्रीय गुहा, केंद्रीय स्पंज गुहा में आ गया। और स्पंजोसील से बाहर निकलेगा किससे? ऑस्कुलम से, तथा बड़े रंध्र ऑस्कुलम से बाहर निकलता। तो ऑस्टिया से अंदर आता है पानी, ऑस्कुलम से बाहर जाता है पानी, ये पूछा जा चुका है। तो इन ऑस्टिया से इन, देखिए ऑस्टिया में आई, आई से इन, आई से क्या बना? आई से बना इन। ऑस्कुलम, ऑस्कुलम में ओ, ओ से बना आउट। तो ऑस्टिया से इन, ऑस्कुलम से आउट। बड़े रंध्र ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। जल परिवहन का यह रास्ता भोजन जमा करने, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जल परिवहन कैनाल सिस्टम, जल परिवहन नाल तंत्र किस काम में आ रहा? तो भोजन जमा करने, भोजन जमा करने के साथ साथ श्वसन में, कि पानी के साथ ऑक्सीजन अंदर आ रही है, तथा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में। अपशिष्ट पदार्थ भैया जो वेस्ट है, अपशिष्ट वेस्ट, वेस्ट, और आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म से, कोशिकीय मेटाबॉलिज्म से जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, उत्सर्जित करने में। तो भोजन को इकट्ठा करने में, भोजन को इकट्ठा करने में, श्वसन में और उत्सर्जन में, तीनों में इसका रोल है। किसका? वाटर कैनाल सिस्टम का, वाटर, पानी की जल परिवहन तंत्र का किस में रोल है? जल परिवहन तंत्र का। भोजन को इकट्ठा करने में, भोजन को प्राप्त करने में, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है कि वाटर कैनाल सिस्टम इज हेल्पफुल इन टू, भोजन को इकट्ठा करने में, भोजन प्राप्त करने में, श्वसन में कि उसकी सहायता से ऑक्सीजन इन, CO2 बाहर, और साथ के साथ उत्सर्जन में, अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में वाटर कैनाल सिस्टम हेल्पफुल है। कॉइनोसाइट्स या कॉलर कोशिकाएं स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित करती है। तो स्पंज गुहा को, स्पंजोसील को लाइन कौन कर रहा है? मतलब उसको स्तरित, उसकी स्तर कौन बना रहा है? लेयर कौन बना रहा है? कॉइनोसाइट्स, 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 ये इंपॉर्टेंट है। कॉइनोसाइट्स को पूछता है जी कि इसकी कैनाल सिस्टम को लाइन कौन कर रहा है, उस पर लाइनिंग कौन बना रहा है, स्तर कौन बना रहा है? तो जल परिवहन तंत्र का या स्पंजोसील का स्तर कौन बना रहा है, स्तरित कौन कर रहा है? कॉइनोसाइट्स। कोशिकाओं में पाचन होता है। तो पाचन दो तरह का है, अंतःकोशिकीय और बाह्यकोशिकीय। पाचन दो तरह का हो सकता है। यहाँ पे पाचन कैसा है? पाचन अगर सेल के अंदर हो रहा, कोशिका के अंदर, तो अंतःकोशिकीय कहलाएगा, और सेल के बाहर हो रहा तो बाह्यकोशिकीय कहलाएगा। ठीक, तो पाचन यहाँ पे कैसा मिल रहा है? कोशिकाओं में पाचन होता अंतराकोशिकीय, कोशिका के अंदर, अंतराकोशिकीय, कोशिका के अंदर, सेल के अंदर। कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है। तो देखिए इसको आप लोग लिखने में पॉइंट्स वाइज 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से पॉइंट्स लिख के इसको पॉइंट्स वाइज भी लिख सकते हो। तो कॉइनोसाइट्स लाइन द स्पंजोसील, कॉइनोसाइट्स स्पंज गुहा का स्तर बना रहे हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन इज प्रेजेंट, टाइप ऑफ डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। अंतराकोशिकीय डाइजेशन मिलता है। कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है। तो बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटल
बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन। कंकाल शरीर को आधान प्रदान करता है। कंकाल किसका बना है? जो कंटिकाओं, स्पिक्यूल्स एंड स्पंजिन फाइबर्स का बना है। तो स्केलेटल कंकाल शरीर को आधार प्रदान कर रहा है। ये किसका बना? स्पॉन्जिन फाइबर्स का एंड स्पिक्यूल्स कंटिकाएं और स्पॉन्जिन फाइबर रेशे। तो कंटिकाओं तथा स्पॉन्जिन तंतुओं का बना हुआ है कंकाल जो उसकी बॉडी को आधार प्रदान कर रहा है। ठीक है जी। स्पंज प्राणी में नर व मादा पृथक नहीं होते। स्पंजिस में नर व मादा, मेल फीमेल अलग अलग नहीं मिलेंगे, वह उभयलिंगी होते हैं। तो ये स्पंज बना हुआ है, जैसे इसमें मेल और फीमेल अलग अलग नहीं है, दोनों तरह के गैमीट, नर भी और मादा भी यहीं पे एक ही में बनते हैं, तो उभयलिंगी है। उभय का मतलब दोनों लिंग उसमें होना, सेक्स, लिंग का मतलब सेक्स, नर भी मादा भी। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक ही द्वारा बनाए जाते हैं। तो दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन उसमें, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल नर सेक्स ऑर्गन उसमें मिल रहे हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन मिल रहे हैं। तो दोनों तरह के गैमीट युग्मक बना रहा, नर भी बनाएगा और मादा भी बनाएगा। तो नर युग्मक के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं शुक्राणु और मादा युग्मक के लिए टर्म यूज करते हैं अंडा। तो शुक्राणु और अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक ही के द्वारा बनाए जाते हैं। उनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा तथा लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बोथ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोनों तरह का लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों तरह का है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट, युग्मक के संयोजन से, युग्मक के जुड़ने से हो रहा है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विखंडन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन, विखंडन जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। टूट के चूर हो गई, फ्रेगमेंट्स हो गए और वो फ्रेगमेंट टूटे खंड नए कंकाल बना देंगे, नया स्पंज बना देंगे। तो उनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा तथा लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा हो रहा है। निषेचन आंतरिक होता है। तो निषेचन दो तरह का है, निषेचन दो तरह का हो सकता है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक निषेचन वो होता है जिसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, नर युग्मक और फीमेल, इन दोनों का संयोजन, इन दोनों का फ्यूजन कहाँ हो? इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जीव के शरीर के अंदर। तो अगर जीव के शरीर के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक का विलयन संयोजन हो रहा है, जुड़ रहे हैं आपस में, फ्यूज हो रहे हैं, तो वो अंतःनिषेचन कहलाएगा। और बाह्य निषेचन में ये फ्यूज़न, ये जुड़ना बाहर होगा, शरीर के बाहर, एक्सटर्नल मीडियम में, बाह्य वातावरण में, उसको हम बोलते हैं बाह्य निषेचन। तो निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। डेवलपमेंट, परिवर्धन दो तरह का है। अब इसको भी समझ लीजिए। देखिए दो टर्म आए हैं जो आगे बार बार आएंगे। एक तो निषेचन, पाचन और परिवर्धन, डेवलपमेंट, इन तीनों को समझिए। निषेचन दो तरह का है। निषेचन है क्या? नर युग्मक और मादा युग्मक का, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन, जुड़ना, वो कहलाता निषेचन। अगर निषेचन जीव के शरीर के बाहर हो तो बाह्य निषेचन, जीव के शरीर के अंदर हो तो अंतःनिषेचन। ठीक है जी। यहाँ पे कैसा मिल रहा? यहाँ पे निषेचन आंतरिक, अंतःनिषेचन मिल रहा। पाचन भी दो तरह का। पाचन कैसा? अंतरा कोशिकी और बाह्य कोशिकी। अगर कोशिका के अंदर पाचन हो रहा तो इंट्रासेलुलर, अंतरा, और कोशिका के बाहर हो रहा तो बाह्य। यहाँ पे कैसा था? इंट्रा। निषेचन कैसा था? इंटरनल, आंतरिक निषेचन। तो निषेचन आंतरिक है और पाचन, कोशिकाओं में पाचन अंतरा कोशिकी। ठीक। परिवर्धन पे आइए। परिवर्धन में हम देखेंगे कि जब बनता है युग्मक के फ्यूजन से जाइगोट, युग्मोद्भिद, जाइगोट बना और ये जाइगोट जर्मिनेट होके एम्ब्रायो बनाएगा, भ्रूण, और ये एम्ब्रायो जर्मिनेट होके, डेवलप होके क्या बना देगा? वयस्क एडल्ट बना देगा, नया जीव बन जाएगा। तो अगर एडल्ट का रंग, रूप, आकार, प्रकार बाल्यावस्था से मिल रहा है, एम्ब्रायो के बाद बाल्यावस्था जो आई,
अगर वो मिल रहा तो इस तरह का जो परिवर्धन है वो परिवर्धन डेवलपमेंट डायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। लेकिन किन्हीं किन्हीं जंतुओं में आप देखेंगे बाल्य अवस्था जो है वो अपनी वयस्क अवस्था से अलग होती है, आकार प्रकार रंग रूप अलग होगा। तो जैसे कुत्ते का बच्चा कुत्ते का पिल्ला, हाथी का बच्चा छोटा हाथी, शेर का बच्चा कब छोटा शेर, हिरण का बच्चा आप देख के बता दोगे हिरण, इसी तरह से मानव के बच्चे को भी देख के बता दोगे मानव का बच्चा। लेकिन कुछ ऐसे जंतु हैं जिनकी बाल्य अवस्था अपनी वयस्क अवस्था से अलग होती है, आप ये देख के नहीं बता सकते कि ये बड़ा होके कौन सा जीव बन रहा। उसको हम लोग बोलते हैं, जब बाल्य अवस्था वयस्क अवस्था से ना मिले अलग हो, उसको हम लोग बोलते हैं परिवर्तन जो होगा वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नहीं होगा वो इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष। तो यहाँ पे वही हो रहा, निषेचन आंतरिक है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, जिसमें वयस्क से भिन्न आकृति की लार्वा अवस्था पाई जाती। तो वयस्क से भिन्न लार्वा अवस्था जो मिल रही है, लार्वा अवस्था वयस्क से नहीं मिल रही। वयस्क का रंग रूप आकार प्रकार अलग है, लार्वा बिल्कुल अलग है। इस तरह का जो डेवलपमेंट है, परिवर्धन है, उसको हम अप्रत्यक्ष बोलेंगे, इनडायरेक्ट। तो देखिए याद रखने का तरीका, स्पंजेस में आपको क्या मिल रहा है, स्पंजेस में इंट्रासेलुलर डाइजेशन मिल रहा है, और स्पंजेस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिल रहा है, और स्पंजेस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिल रहा। तीनों ही इन, डाइजेशन भी इंट्रासेलुलर, डेवलपमेंट भी इनडायरेक्ट, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल, जिससे वयस्क से भिन्न आकृति की अवस्था पाई जाती है। उदाहरण इसके देखें, उदाहरण में साइकन, साइफा, स्पॉन्जिला, इस स्वच्छ जलीय स्पंज। ये पूछा जाता है आपसे कि इनमें से कौन सा स्वच्छ जल का स्पंज है। क्वेश्चन ये खूब आता है कि इनमें से कौन स्वच्छ जल स्पंज का उदाहरण है। तो वहाँ पे ऑप्शन में आपको स्पॉन्जिला भी लिखा दिखेगा, आपको स्पॉन्जिला को टिक करना होगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलूँ। तो हम लोग बात कर रहे हैं स्पंजेस की। साइकन, साइफा, ये साइकन है। स्पॉन्जिला जलीय स्पंज, ये हमारा स्पॉन्जिला कौन सा है, ये आपका स्पॉन्जिला, ये है आपका जलीय वातावरण में मिलने वाला स्वच्छ जल, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। हम लोगों ने बात करी ना कि सामान्यतः या मुख्यतः या मुख्य रूप से कैसे है, मैराइन है, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर भी है। फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल आपका स्पॉन्जिला उदाहरण है आपका फ्रेश वाटर का स्वच्छ जली जंतु। ठीक, और इसके अलावा आपको यू स्पंज हमारा, यू स्पॉन्जिया हमारा बाथ स्पंज, बाथ में इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्पंजेस से अगर आपको पूछा जाएगा स्पंजेस से क्वेश्चन, तो ऑल आर मैराइन, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, नहीं, ये राइट नहीं है। ऑल आर मैराइन हम नहीं कह सकते, ऑल आर मैराइन। दूसरा, ऑल पोजेस स्पंजोसील, हाँ सब में स्पंजोसील मिलेंगी, मैराइन सब नहीं है। ऑल आर एसिमेट्रिकल, ऑल एसिमेट्रिकल नहीं है, मोस्टली एसिमेट्रिकल है, लेकिन कुछ में आपको रेडियल सिमेट्री भी मिलेगी। तो स्पंजेस हमारे कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं, सेल्स अलग अलग तरह की है, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर है। और इसकी खासियत क्या है, पोर्स मिल रहे हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम मिल रहा, वो जल परिवहन तंत्र में जल कैनाल सिस्टम उसमें आपको मिल रहा है। और ये वाटर कैनाल सिस्टम में सेंटर में केंद्रीय जो गुहा मिले स्पंजोसील, स्पंजोसील को लाइन कौन कर रहा है, क्वाइनोसाइट्स, कॉलर सेल, क्वाइनोसाइट्स कॉलर सेल कहलाते हैं। ठीक है जी, ये कैसे हैं, उभयलिंगी हैं, एक ही में नर और मादा युग्मक बनेंगे। नर मादा युग्मक का फ्यूजन कहाँ हो रहा, इंटरनल बॉडी में ही हो रहा है। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है, लार्वा जो है वयस्क से नहीं मिल रहा। पाचन कैसा है, पाचन हमारा इंट्रासेलुलर पाचन है। इसकी बॉडी को सपोर्ट कौन कर रहा है, स्केलेटन। स्केलेटन किसका बना है, स्केलेटन स्पॉन्जिन फाइबर्स का और स्पीक्यूल्स का बना है। यही बातें आपसे पूछी जाती। फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल हमारा स्पॉन्जिला। तो साइकन, साइफा, स्पॉन्जिला और हमारा बाथ स्पंज। ठीक है, इसको रट लीजिए आप, रटा दिया मैंने। ये हमारा पॉरीफेरा के बारे में हुई जानकारी
ख़त्म। इतना याद रख लीजिएगा, आपका काम फन्ने का चलेगा। तो टॉप करने के बाद आगे चलते हैं अब हम लोग अगले पे, सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा पढ़ने के बाद इन दो फाइलम से रिलेटेड हम लोग डीपीपी लगा लेंगे, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला कि डीपीपी साथ में जरूर लगानी। सीलेंट्रेटा पे आ जाइए, निडेरिया, संग सीलेंट्रेटा, निडेरिया, नाइडेरिया। यह जली अधिकांशतः समुद्री स्थावर अथवा मुक्त तैरने वाले सममिति प्राणी हैं। जली एक्वेटिक कंडीशन में मिलेंगे, अधिकांशतः समुद्री और मोस्टली समुद्री मैराइन कंडीशन में मिलेंगे, कुछ फ्रेश वाटर भी होंगे। स्थावर अथवा मुक्त, तो फिक्स्ड अटैच टू सबस्ट्रेटम, स्थावर एक जगह पे फिक्स, अथवा मुक्त तैरने वाले या पानी की धारा के साथ तैरने वाले प्राणी हैं। ये हमारे कैसे थे, पॉरीफेरा असमिति थे, एसिमेट्रिकल थे, लेकिन इनमें सिमेट्री देखने को मिल रही है। समिति प्राणी है। सिमेट्री क्या कि जब आप बॉडी को उसके मध्य रेखा से गुजरते किसी भी तल के द्वारा दो बराबर भागों में बांट दें, तो इनमें आपको सिमेट्री देखने को मिल रही है। सिमेट्री कैसी होती है, इनमें अरिसमिति होती है। नाइडेरिया नाम इनकी दंश कोशिका, दंश कोशिका पूछी जाती है कि दंश कोशिका का मिलना, नीडोब्लास्ट। तो नीडोब्लास्ट दंश कोशिका, जिसको हिंदी में बोल रहे हैं दंश। दंश का मतलब क्या होता है, डंक, जिसको हम लोग बोलते हैं। दंश कोशिका नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट से बना है। नाइडेरिया नाम इनका, सीलेंट्रेटा, संग सीलेंट्रेटा को संग नाइडेरिया भी बोलते हैं। ये नाइडेरिया नाम कहाँ से आया, इनके में मिलने वाले नाइडोब्लास्ट कोशिका की वजह से। नाइडोब्लास्ट कोशिका के मिलने के कारण इस संघ को हम लोग नाइडेरिया के नाम से भी जानते हैं। यह कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। तो स्पर्शकों, टेंटाकिल्स, यह कोशिकाएं स्पर्शकों पे होंगी, मुख्यतः स्पर्शकों पे, तथा शरीर के अन्य भागों पे भी पाई जाती हैं। दंशकोरक, नीडोब्लास्ट, स्थिरक, रक्षा तथा शिकार। ये नीडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट, ये जो कोशिका है दंश कोशिका, नीडोब्लास्ट, नाइडोब्लास्ट या निमेटोसिस, दंश कोशिका, दंशकोरक, क्या काम कर रहा है। तो नीडोब्लास्ट के काम, नाइडोब्लास्ट के काम, निमेटोब्लास्ट के काम, क्या काम है। नाइडोब्लास्ट स्थिरक, कि उसको स्थापित कर रहा है, एंकरेज, स्थापित करने में सहायता कर रहा है। रक्षा, डिफेंस में, अपने रक्षा में, तथा शिकार को पकड़ने में। तो दंश कोशिका के कितने काम, दंश कोशिका के काम, स्थिरक, उसको स्थापित कर रहा है, किसको, जीव को, रक्षा कर रहा है, तथा शिकार में हेल्प कर रहा है, पकड़ने में सहायक है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने दो रूप बना रखे हैं। ये उसका फ्री अम्ब्रेला शेप, छतरी के आकार का, फ्री आप जानते हो, स्वतंत्र छतरी के आकार का तैरता, इसको मेड्यूसा बोलते हैं इस फॉर्म को। तो इस संघ के प्राणियों में बॉडी फॉर्म दो या दो से ज़्यादा तरह का हो सकता है। मेड्यूसा ये छतरी नुमा, फ्री फ्लोटिंग, पानी की धारा के साथ तैरता स्वतंत्र रूप से फॉर्म है। और ये पॉलिप, इसको बोलते हैं पॉलिप फॉर्म। ये बेलनाकार होता है, वो छतरी के आकार का है, ये बेलन के आकार का, बेलनाकार है, और स्थापित होता है, फ्री नहीं है, स्थापित होता है। अटैच टू सबस्ट्रेटम, सतह से लगा, पॉलिप। और ये मेड्यूसा। तो मुख्यतः दो बॉडी के दो रूप मिल रहे हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप फॉर्म बेलनाकार है, स्थापित है, और पॉलिप मेड्यूसा प्रोड्यूस करता है। जिन प्राणियों में दोनों फॉर्म मिल रहे हैं, पॉलिप प्रोड्यूस करेगा मेड्यूसा अलैंगिक जनन के द्वारा, और मेड्यूसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप प्रोड्यूस करेगा, अगर वो प्राणी इन दोनों फॉर्म में मिल रहा है तो। ठीक है जी। पूछा आपसे ये जाता है कि पॉलिप फॉर्म कैसा है, सिलेंड्रिकल, बेलनाकार है, अटैच टू सबस्ट्रेटम है, स्थापित है। ये वाला फ्री फ्लोटिंग है, छतरी के आकार का है। ठीक, चलिए आगे चलें। तो ये जो हमारी नीडोब्लास्ट थी, नीडोब्लास्ट किस किस चीज़ में, उसको स्थापित करने में सहायता कर रहा है, रक्षा करने में सहायता कर रहा है, और शिकार को पकड़ने में सहायता कर रहा है। नीडोब्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से इस संघ के प्राणियों को, इस संघ को हम लोग नाइडेरिया भी बोलते हैं। नाइडेरिया में ऊतक स्तर संगठन होता है। तो पहला हम लोगों ने फाइलम पढ़ा था पोरीफेरा। पोरीफेरा में किस लेवल का, किस स्तर का संगठन था, कोश की। इसमें ऊतक बन गए। तो ऊतक क्या है, ऊतक कोशिकाओं का वो समूह जिनकी समान उत्पत्ति हो, या जो एक जैसा आपस में मिलजुल के सामंजस्य से, कोशिकाओं का वो समूह जो एक दूसरे के सामंजस्य से कोई भी पर्टिकुलर कार्य प्रतिपादित करे।
तो उनको हम बोलते हैं ऊतक। तो ऊतक के स्तर का संगठन मिलता है। यह द्विकोशिकीय होते हैं, द्विकोशिकीय, द्विकोशिकीय डिप्लोब्लास्टिक हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक हैं। इनकी जर्म लेयर जब आप देखेंगे डिप्लोब्लास्टिक भ्रूण में, तो आपको दो कौन कौन सी, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, और उसके बीच में क्या मिल रहा था, उसके बीच में मीजोगीलिया, ए सेलुलर लेयर। तो यही ए सेलुलर लेयर जब वो सेल्स के रूप में विकसित हो जाती है, तीसरी लेयर बन जाती, तब त्रिकोशिक हो जाते हैं, त्रिकोशिक हो जाते हैं। अभी ये कैसा है, द्विकोशिक है। ठीक, आगे चलूं। इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहन गुहा पाई जाती है। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रो जठर, वेस्कुलर संवहनी, जठर संवहनी, सेंटर में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी गुहा, सेंट्रल केंद्रीय जठर संवहन गुहा पाई जाती है। केंद्रीय जठर संवहन गुहा पाई जाती है किसमें, संघ नाइडेरिया के सदस्यों में। इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, जो अधोमुख पर स्थित मुख द्वारा खुलती है। अधोमुख पर स्थित मुख द्वारा, तो माउथ ओपनिंग एक ही है इनमें, माउथ पे ओपनिंग एक ही, जिसको कि हम हाइपोस्टोम बोलते हैं। तो ओपनिंग, उसका नाम हाइपोस्टोम, सिंगल ओपनिंग है। अब हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, ऐसे हमारे कहिए कि पाचन तंत्र जिनमें एक ओपनिंग हो, उसको हम लोगों ने इनकम्प्लीट बोला था, अपूर्ण। तो इनमें एक ही ओपनिंग है, हाइपोस्टोम पे मुख द्वारा खुलती है। इनमें अंतःकोशिकीय एवं अंतराकोशिकीय दोनों प्रकार का है। तो पाचन इनमें कैसा है, पाचन दोनों प्रकार का, अंतःकोशिकीय और अंतरकोशिकीय। तो इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर, दोनों तरह का इसमें डाइजेशन मिल रहा। इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर, अंतराकोशिकीय और अंतरकोशिकीय, दो कोशिकाओं के बीच में, कोशिका के बाहर दो कोशिकाओं के बीच में, और अंतराकोशिकीय कोशिका के अंदर। देखिए दो टर्म समझ लीजिए, अंतराकोशिकीय कोशिका के अंदर और अंतराकोशिकीय और अंतःकोशिकीय। अंतराकोशिकीय कोशिका के अंदर, अंतःकोशिकीय दो कोशिकाओं के बीच में। ठीक है, तो इनमें अंतःकोशिकीय और अंतराकोशिकीय दोनों प्रकार का पाचन मिल रहा है। इनके कुछ सदस्यों जैसे प्रवाल, कोरल, कुछ सदस्यों जैसे कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। क्वेश्चन आता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछता है वो आपसे, कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल किन में मिलता है, तो वहाँ पे एक उदाहरण होगा कोरल, एक मतलब विकल्प होगा कोरल। वो पूछेगा इनमें से किन में कैल्शियम कार्बोनेट से बना अंतः कंकाल पाया जाता है। ठीक है, तो 2-3 फर्जी और एक आपका ये कोरल जो एक्चुअल आपका आंसर है। तो इनके कुछ प्राणी जैसे कि कोरल या प्रवाल में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। इनका शरीर दो आकारों में, पॉलिप तथा मेडूसा से बनता है। इनके जीव जो हैं दो आकार में आपको मिल सकते हैं, पॉलिप और मेडूसा। पॉलिप स्थापित है तथा बेलनाकार होता है, जिसकी हम लोग बात कर चुके, जैसे हाइड्रा में आपको मिलेगा पॉलिप फॉर्म। मेडूसा छतरी के आकार का, अम्ब्रेला शेप, छातेनुमा तथा मुक्त प्लावी, फ्री फ्लोटिंग होता है, पानी की धारा के साथ तैरता है, जैसे ऑरेलिया तथा जेलीफिश। तो ऑरेलिया और जेलीफिश में, ऑरेलिया जिसका कि नाम हम लोग ऑरेलिया को जेलीफिश भी बोल रहे हैं, ऑरेलिया या जेलीफिश में आपको क्या मिल रहा है, मेडूसा फॉर्म, और हाइड्रा में क्या मिल रहा है आपको, पॉलीफॉर्म। ठीक है जी। वैनाइडेरिया जिनमें दोनों पॉलिप तथा मेडूसा फॉर्म पाए जाते हैं, उनमें पीढ़ी एकांतरण होता है। कुछ नाइडेरिया ऐसे हैं जिनमें जो बॉडी है उसमें दोनों फॉर्म पाए जाते हैं। तो जंतु हाइड्रा है, जैसे हाइड्रा में आपको पॉलिप फॉर्म मिल रहा है, ओबीलिया में आपको मेडूसा फॉर्म मिल रहा है। लेकिन कुछ हमारे नाइडेरिया के मेंबर ऐसे हैं जिनमें आपको दोनों पॉलिप भी फॉर्म भी मिलेगा, मेडूसा फॉर्म भी मिलेगा। तो उनमें पीढ़ी का एकांतरण कि पॉलिप फॉर्म से बनेगा, मेडूसा फॉर्म से बनेगा, पॉलिप फॉर्म से बनेगा, मेडूसा से पॉलिप। तो पीढ़ी का एकांतरण एक के बाद दूसरा,
ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण मेटाजेनेसिस, जिसके लिए टर्म यूज हुआ है, देखने को मिल सकता है किसमें, ओबीलिया में। ओबीलिया में आपको मिल रहा है मेटाजेनेसिस। ठीक, तो हम लोगों ने क्या देखा, हाइड्रा आपको पॉलीफॉर्म दिखा रहा, ओरिलिया आपको दिखा रहा है मेडूसा फॉर्म, और ओबीलिया में आपको दोनों पॉलिप मेडूसा फॉर्म देखने को मिल रहा है। तो हाइड्रा में पॉलिप, ऑरेलिया में मेडूसा, और ओबेलिया में आपको मेडूसा पॉलिप दोनों फॉर्म देखने को मिल रहे हैं। ठीक है जी। पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडूसा प्रोड्यूस करता है, ये मैंने आपको पहले बताया। पॉलिप प्रोड्यूसर मेडूसा एसेक्सुअली, पॉलिप से मेडूसा बन रहा है अलैंगिक जनन के द्वारा, और मेडिप प्रोड्यूसर्स पॉलिप सेक्सुअली, तथा मेडूसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी। चलिए आगे। उदाहरण इसके संगनाइडेरिया के उदाहरण, फाइसेलिया, पुर्तगाली युद्धमाना, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, एडम्शिया सी एनीमोन, पेनेटुला समुद्री पिच, समुद्री पेन, सी पेन बोलते हैं इसको, सी पेन के आकार का होता है, ये इस तरह का लगभग कलम के आकार का होता है, तो पेनेटुला को हम लोग सी पेन भी बोलते हैं। गोर्गोनिया समुद्री व्यंजन, सी फैन व्यंजन, यहाँ पे सी फैन इसको बोलते हैं, फैन का यहाँ व्यंजन इन्होंने कर दिया है, दिखने में ये पंख नुमा होता है। तथा मैंड्रिना ब्रेन कोरल, इसके एग्जाम्पल रट लीजिएगा। ठीक है जी, एग्जाम्पल रटना बहुत ज़रूरी है। फाइसेलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, पुर्तगाली युद्ध मानव, एडम्शिया सी एनीमोन, पेनेटुला सी पेन समुद्री पिच, गोर्गोनिया समुद्री व्यंजन, सी फैन समुद्री व्यंजन, तथा मैंड्रिना ब्रेन कोरल। अब हम लोगों ने देखा इसकी क्या क्या खासियत अगर हम लोग याद कर लें। सीलेंट्रेटा की तो सबसे बड़ी खासियत नाइडेरिया, इसको टर्म दिया गया नीडोब्लास्ट निमेटोसिस्ट मिलने की वजह से, और वो जो कोशिका है किस में हेल्प कर रही है, वो कोशिका इसको स्थावित देने में हेल्प कर रही है, शिकार को पकड़ने में हेल्प कर रही है, रक्षा में हेल्प कर रही है। ठीक है, मिल कहाँ रही है, टेंटाकिल्स पे, ये जो इसके टेंटाकिल्स हैं स्पर्शक, और बॉडी के अन्य भाग पे। ओके, जो बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी इसमें कैसी है जी, और ये कैसे हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक हैं, दो ही कोशिकी हैं, डिप्लोब्लास्टिक है, और इनमें सिमेट्री कैसी, सममिति कैसी है, अरिसममिति है, रेडियल समिति अरिसममिति है। ओके, मुख्यता कैसे, मुख्यता मैराइन है, लेकिन फ्रेश वाटर भी इनमें मिलेंगे। ठीक, अब इसकी जो बात थी, कैनाल सिस्टम, सेंटर में क्या मिल रहा है, गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम, केंद्रीय जठर संवहन गुहा इसमें मिल रही है सेंट्रल में, गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम, और उसकी जो गट है, गट की ओपनिंग सिंगल है, माउथ हाइपोस्टोम पे है, और एक ही ओपनिंग है, तो हाइपोस्टोम सिंगल ओपनिंग इसमें मिल रही है। इनके बॉडी फॉर्म पॉलिप या मेडूसा हो सकते हैं। पॉलिप फॉर्म जो है बेलनाकार है, मेडूसा जो है छतरी के आकार का। पॉलिप स्थायित्व होता है, लगा होता है इस आधार से, जबकि मेडूसा फ्री फ्लोटिंग है। पॉलिप प्रोड्यूस करता है मेडूसा बाय मीन्स ऑफ अलैंगिक जनन, और मेडूसा प्रोड्यूस करता है पॉलिप बाय मीन्स ऑफ लैंगिक जनन। पॉलिप के एग्जाम्पल हमारे हाइड्रा बेलनाकार फॉर्म में मिल रहा है, ऑरेलिया हमको मेडूसा फॉर्म में मिल रहा है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें दोनों फॉर्म बॉडी के मिलते हैं, पॉलिप मेडूसा दोनों, जैसे कि ओबीलिया में आपको पॉलिप मेडूसा दोनों फॉर्म देखने को मिलते हैं, और जिनमें दोनों फॉर्म मिलते हैं उनमें पीढ़ी का एकांतरण देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल आपने याद में रख लेने, फाइसेलिया, एडम्शिया सी एनीमोन, पेनेटुला सी पेन, गोर्गोनिया सी फैन, मैंड्रिना ब्रेन कोरल। किन्हीं में आपको कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल मिलेगा, जो उसके की एग्जाम्पल हमारे कोरल है। डाइजेशन कैसा है, डाइजेशन इनमें इंट्रा सेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, अंतःकोश की भी है और अंतराकोश की भी है, डाइजेशन दोनों तरह का है। ओके, इनमें भी सेक्सेस सेपरेट नहीं है, सेक्सेस इनमें भी सेपरेट नहीं है। तो जनन किससे तरह हो रहा है, जनन अलैंगिक जनन के द्वारा और लैंगिक जनन दोनों के द्वारा हो रहा है।
अब इसमें से आपको जो क्वेश्चन आता है, एक तो ब्रेन कोरल का क्वेश्चन आता है, कोरल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, दूसरा नीडोब्लास्ट का रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और इसमें पॉलिप मेडूसा वाला क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी बात हम लोगों ने कर ली। तो फाइनली अब हम लोगों ने आज हम लोगों ने पढ़ लिए हैं अपने फाइलम। तो तीसरे फाइलम को मैं आज नहीं पढ़ाता हूँ, छोटा रखता हूँ। अगले वाले लेक्चर में आपको 3-4 फाइलम इकट्ठे पढ़ा दूँगा। 2-3 दिन में आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग उससे चैप्टर से रिलेटेड लगा लें क्या जी, डीपीपी। लेकिन उससे पहले ये वाली हम लोग की टेबल छूट गई थी, इस टेबल को समझिए। तो प्राणी जगत को हम लोग बांट सकते हैं एनिमल या प्राणी जगत को बहुकोशिकीय, जिनमें जीव मिल रहे हैं। एक तो संगठन के स्तर के आधार पर कोशिकीय स्तर, कोशिकीय स्तर के बाद उसका हायर अंग ऊतक, ऊतक के बाद अंग और अंग तंत्र। कोशिकीय स्तर किसमें मिल रहा? केवल पोरीफेरा में। ऊतक किसमें मिलेगा? ऊतक आपको मिलेंगे सीलेंट्रेटा और नाइडेरिया में, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में ऊतक स्तर। अंग आपको प्लेटेलमेंथीज और उसके बाद अंग तंत्र। सम्मिति के आधार पे सम्मिति कितने तरह की? या तो द्विपार्श्व सम्मिति या अरी या असमिति पोरीफेरा हमारे असमिति है, उनको हम लोग 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते। अरी समिति किस में देखने को मिलेगी? अरी समिति सीलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में और इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट्स में। उसके बाद द्विपार्श्व समिति है बाइलेटरल सिमेट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपके सभी में मिल रही है। उसके बाद आइए आप प्रगुहा। तो प्रगुहा कहाँ से मिलने के आपके आसार बनेंगे? जब यह ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। जब तक डिप्लोब्लास्टिक है, क्योंकि प्रगुहा को हम लोगों ने डिफाइन किया था। प्रगुहा क्या है? बॉडी कैविटी है, देह की गुहा, प्रगुहा देह गुहा, जो कि किस में है? देह भित्ति और आंत के बीच में, देह भित्ति और गट के बीच में, आंत के बीच में जो देह हम लोग को गुहा मिलती है, और जो मीजोडर्म से आच्छादित हो, लाइन बाय मीजोडर्म हो, उसको हम लोग ट्रूसिलोम वास्तविक प्रगुहा बोलते हैं। तो ये तो देखिए हमारे पोरीफेरा, नाइडेरिया और टीनोफोरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये तो अभी हमारे डिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हुआ नहीं। प्लेटेलमेंथीज से मीजोडर्म बन जाएगा, लेकिन प्लेटेलमेंथीज में मीजोडर्म अभी स्प्लिट नहीं हुआ, बटा नहीं है। तो ये कैसा होगा? अगुही, इसमें देह गुहा नहीं मिल रही। एस्केलमेंथीज में गुहा तो मिल रही है, लेकिन वो गुहा कैसी है? उस गुहा में आप देखेंगे कि मीजोडर्म से आच्छादित नहीं है, बल्कि मीजोडर्म कैसा है? मीजोडर्म थैलियों के रूप में बटा हुआ है, बिखरा हुआ है। तो इस तरह की गुहा को हम लोग कूट गुहा बोलते हैं, सीडोसिलोम बोलते हैं एस्केलमेंथीज में। उसके आगे सत्य गुहा वास्तविक सिलोम मिल रहा। तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा में आपको वास्तविक गुहा देखने को मिलती है। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आते हैं। अब आइए हम लोग लगा लें चैप्टर से रिलेटेड डीपीपी पे आते हैं। तो डीपीपी पे आ गए हम लोग। पोरीफेरा लास्ट टाइम पढ़ लिया था, अब आज हम लोगों ने सीलेंट्रेटा और पढ़ना है पिछली बार हम लोगों ने वर्गीकरण तक पढ़ा था, वर्गीकरण के आधार। अब हम लोग संघ पे आ जाइए। फाइलम पोरीफेरा। निम्नलिखित में से कौन सा चरित्र स्पंज का नहीं है? जैम्यूल फॉर्मेशन होता है, ये हम लोग जब क्लास 12 में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पे देखेंगे कि इंटरनल बडिंग जैम्यूल फॉर्मेशन होता है। बाहरी निषेचन नहीं होता। अभी हम लोगों ने पढ़ा कैसा निषेचन है? अंता निषेचन है। बाहरी निषेचन स्पंजेस में नहीं होता। तो कौन सा चरित्र स्पंजेस का नहीं है? यही हमारा बी आंसर है कि ये जो है चरित्र, ये स्पंजेस का नहीं। ठीक, चलिए आगे चलें। स्पंज में है क्या है? स्पंज में संगठन का प्रोटोप्लाज्मिक स्तर। किस तरह का स्तर मिल रहा है स्पंजेस में? स्पंजेस में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है, सेल के लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है। ऊतक स्तर संगठन का नहीं, ऊतक फॉर्मेशन नहीं हुआ, इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो स्पंजेस में किस लेवल का संगठन है? सेलुलर लेवल का। सभी स्पंजेस सभी समुद्री हैं? नहीं, हम लोगों ने फ्रेश वाटर भी देखी, स्वच्छ पानी की स्पॉन्जिला। सभी में स्पंजिन फाइबर होते हैं, सभी में स्पीक्यूल्स होते हैं ना, सभी में ना तो स्पीक्यूल्स और सभी में ना तो स्पंजिन फाइबर। हाँ, सभी में स्पंजोसील सभी में होती है। स्पंजोसील सेंटर में इसके गुहा जो मिल रही है वो सब में होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 21वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी। 22वें नंबर के क्वेश्चन पे आइए।
स्पंजस में पाचन कैसा था, अंतःकोशिकीय था, इंट्रासेलुलर, तो आंसर हो जाएगा इंट्रासेलुलर। स्पंजेस का आमतौर पे कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, क्योंकि उनमें दोनों ही सेक्स ऑर्गन, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, दोनों ही सेक्स ऑर्गन मिलते हैं। तो ये कैसा है, उभयलिंगी या द्विलिंगी। ठीक है जी। आगे चलिए। निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता स्पंजेस की विशेषता नहीं है, क्वेश्चन नंबर 24। संगठन का सेलुलर स्तर मिलता है, ऑस्ट्रिया की उपस्थिति, ऑस्ट्रिया क्या है, रंध्र जिससे पानी अंदर आता, इंट्रासेलुलर डाइजेशन मिलता है, काइटिन द्वारा समर्पित शरीर, काइटिन, काइटिन की प्रेजेंस, काइटिन नहीं होता स्पंजेस में, काइटिन आपको मिलेगा फंगस में। जल कैनाल प्रणाली की एक विशेषता है, कैसी विशेषता है, जल कैनाल प्रणाली किस संघ की एक विशेषता है, जल कैनाल प्रणाली, वाटर कैनाल सिस्टम इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पंजेस, पोरीफेरा की ये विशेषता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्पंजेस। निम्नलिखित में कौन सा एक ताजे पानी का स्पंज है, ताजे पानी का स्पंज स्पॉन्जिला, तो ताजे पानी का फ्रेश वाटर स्पंज, स्वच्छ पानी का स्पंज स्पॉन्जिला। स्पंज में पानी का रास्ता, तो देखिए त्वचीय ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया, हम लोगों ने बात करी ना, डर्मल ऑस्टिया से गैस्ट्रल ऑस्टिया, गैस्ट्रल ऑस्टिया से स्पंजोसील, स्पंजोसील से ऑस्कुलम के द्वारा बाहर। आंसर हमारा ये हो जाएगा, जब मैंने वहाँ लिखाया आपको डर्मल और गैस्ट्रल ऑस्टिया लिखाया है। ठीक है, तो ये इसके पानी की धारा के प्रवाह का एक हो गया कि किस डायरेक्शन में होगा। नहर प्रणाली, कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम और कॉइनोसाइट्स की उपस्थिति विशेषता है। कॉइनोसाइट्स किस में मिल रहा है, कॉलर नुमा सेल्स क्या बना रहे हैं, स्पंजोसील की स्तर बना रहे हैं स्पंजेस की। प्रजनन के बारे में निम्नलिखित का कौन सा कथन सत्य है स्पंजेस में, स्पंजेस में प्रजनन कैसा था, लैंगिक अलैंगिक दोनों तरह का था। ठीक है, तो जैम्यूल द्वारा लैंगिक प्रजनन, जैम्यूल फॉर्मेशन, इंटरनल बडिंग होती है, आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नर युग्मक मादा युग्मक का फ्यूजन कहाँ हो रहा, इनसाइड द बॉडी, ये भी ठीक है। विकास कैसा था, अप्रत्यक्षों की लार्वा फॉर्म अपने एडल्ट फॉर्म से अलग है। तो ये तीनों ही सही, तो उपयुक्त डी, उपयुक्त में से सब। हमारा आंसर 29 का क्या है, सभी इसके आंसर हैं। ठीक है। 30 पाइए स्पंजेस के बारे में गलत कथन चुनिए, गलत कथन चुनिए स्पंजेस के बारे में। आंतरिक निषेचन मिलता है, जैम्यूल फॉर्मेशन मिलता है, कॉइनोसाइट से स्पंजोसील को पंक्तिबद्ध किया हुआ है, हाँ कॉइनोसाइट्स ने उसको आच्छादित किया हुआ, उसकी पंक्तिबद्ध किया हुआ। पाचन बाह्यकोश की है, पाचन अंतराकोश की है, बाह्यकोश की नहीं, यही इसका गलत स्टेटमेंट है, उसी को हमें चुनना, उसने कहा था गलत को चुन लीजिए। ये तो हो गया आपके पोरीफेरा से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं सीलेंट्रेटा पे, सीलेंट्रेट्स या नाइडेरिया पे। चुभने वाली कोशिकाएं या नीडोब्लास्ट इस फाइलम की, तो इसी के आधार पर इसको हम लोगों ने नाइडेरिया टर्म दिया, सीलेंट्रेटा। निम्नलिखित से सुमेल करिए और गए में से नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनिए। आगे चलते हैं, तो अब इसमें हम लोगों ने मिलाना। फाइसेलिया, फाइसेलिया हमारा क्या है, पुर्तगाली मैन ऑफ वॉर। फाइसेलिया इज आल्सो नोन पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। ए के अपोजिट क्या आ जाएगा, 4। मीनड्रीना, मीनड्रीना को हम लोग क्या बोलते हैं, मीनड्रीना को हम लोग ब्रेन कोरल भी बोलते हैं, मस्तिष्क मूंगा। मीनड्रीना ब्रेन कोरल, इसके बी के अपोजिट आ जाएगा 2। गॉर्गोनिया, सी फैन, समुद्री पंखा, वहाँ व्यंजन लिखा था, व्यंजन गॉर्गोनिया, ठीक है। एडम्शिया, एडम्शिया सी एनीमोन, समुद्र रतन ज्योति, डी के अपोजिट 1। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। ओके, आगे चलूँ। यह संबंधित नहीं है फाइलम सीलेंट्रेटा के लिए, इनमें से कौन सा कथन या कौन सा इनमें से फाइलम सीलेंट्रेटा, सी कुकुम्बर पढ़ा था क्या, सी कुकुम्बर आप इकाइनोडर्मेटा में पढ़ेंगे, समुद्री खीरा इकाइनोडर्मेटा, समुद्री पंख सी पैन गॉर्गोनिया, सागर पेन सी पेन पेनेटूला, और समुद्री प्रशंसक ये भी, ये हटाइए आप, समुद्री खीरा इसका आंसर है। एक सह संयोजक जिसे आमतौर पर ताजे पानी के रूप में जाना जाता है, पॉलिप। तो ऐसा हम लोग का कहिए कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म और सिलोम रखने वाला हमारा सह संयोजक, एक सह संयोजक जिसे आमतौर पर ताजे पानी के रूप में, ताजे पानी का फ्रेश वाटर पॉलिप पूछा इसने कि इनमें से फ्रेश वाटर पॉलिप कौन सा, हाइड्रा है। क्वेश्चन है, थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज गड़बड़ हो गई है कि ताजे पानी का पॉलिप के तौर पे हम किसको जानते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए, ताजे पानी के
फ्रेश वाटर, स्वच्छ वाटर पॉलिप के रूप में इसमें से किसको जाना जाता है? हाइड्रा इज द फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, आपको स्वच्छ पानी में मिलेगा और ये पॉलिप फॉर्म में होता है, तो हाइड्रा इसका एग्जाम्पल हो गया। ये होने वाले सीलेंट्रेटा का एक विशिष्ट लक्षण है, क्योंकि उनमें ये सीलेंट्रेट का एक विशिष्ट लक्षण है जो केवल सीलेंट्रेट में मिल रहा है। तो निमेटोसिस्ट केवल सीनोट्रेटा में यह होने वाले सीलेंट्रेट का एक विशिष्ट लक्षण है, केवल उनमें मिल रहा निमेटोसिस्ट। यह संघ तंत्रिका कोशिकाओं की उपस्थिति और अनुपस्थिति को दर्शाता है नसों की। तो नर्वस सिस्टम इसमें बहुत प्रिमिटिव टाइप का मिलता है, नर्व सेल्स मिलेंगी लेकिन नर्वस सिस्टम नहीं है। प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम आपको हाइड्रा में मिलता है। तो एक सीलेंट्रेटा का एक ये लक्षण है, सीलेंट्रेटा में आपको नर्वस सिस्टम बहुत प्रिमिटिव टाइप का नर्व सेल्स मिल रही हैं और वो अभी सिस्टम के रूप में व्यवस्थित नहीं हुई है। मेटाजेनेसिस पाया जाता है। मेटाजेनेसिस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, रूपांतरण, एक के बाद दूसरा, पीढ़ी का एकांतरण, जो जिसमें आपको पॉलिप मेडूसा दोनों मिलेंगे उसमें आपको मिलेगा। तो ओबिलिया में मिलेगा आपको, क्योंकि ओबिलिया दोनों फॉर्म में मिल रही है। ऑरेलिया आपको मेडूसा फॉर्म में और हाइड्रा आपको पॉलिप फॉर्म में। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कौन दिखा रहा? ओबिलिया दिखा रहा। छतरी के आकार का मुक्त तैरता हुआ, छतरी के आकार का अम्ब्रेला शेप फ्री फ्लोटिंग सीलेंट्रेट, उसको जो लैंगिक जनन द्वारा जनन करता कौन सा था? मेडूसा फॉर्म होती है इसकी छतरी के आकार की, और उसमें लैंगिक जनन द्वारा वो मेडूसा फॉर्म पॉलीफॉर्म को जनरेट करती है। सीलेंट्रेट के सिसाइल का मतलब अटैच टू सबस्ट्रेटम, बेलनाकार, बेलन के आकार का। अलैंगिक जनन द्वारा जो अलैंगिक जनन करते हैं उस फॉर्म को क्या बोलते हैं? वो फॉर्म पॉलिप कहलाती है। तो इसका आंसर हो गया पॉलिप। सीलेंट्रेटा की वो फॉर्म जो बेलनाकार है, अलैंगिक जनन कर रही है और अलैंगिक जनन के द्वारा पुनर्जनन रिप्रोडक्शन कर रही है, उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? उस फॉर्म को हम पॉलिप फॉर्म बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक नहीं? निम्नलिखित में कौन सा एक सहसंयोजक नहीं है? तो इसमें समुद्री घोड़ा, समुद्री खीरा होना चाहिए, ये सी कुकुम्बर, समुद्री डॉलर, इसको हटा दीजिए। समुद्री डॉलर, समुद्री पंखा सहसंयोजक नहीं है कि ये अभी ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं हुआ है, डिप्लोब्लास्टिक है। पूछा इनमें से कौन सा सहसंयोजक नहीं है? समुद्री पंखा, सी फैन, जिसको कि इसने समुद्री व्यंजन के तौर पे अपनी बुक में बताया। तो समुद्री पंखा इसका आंसर है। निम्नलिखित में से किसे पुर्तगाली के तौर पे जाना जाता है? पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। तो फाइसेलिया को हम लोग पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं, पुर्तगाली मैन ऑफ वॉर के रूप में जाना जाता है। पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर के रूप में हम लोग फाइसेलिया को जानते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इनके नाम याद रख लीजिएगा, बायोलॉजिकल नेम और उनके निकनेम, उनको किस सहसंयोजक में प्रजनन की विधि है। इसको हटा दीजिए आप इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आके अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे अगले लेक्चर में मिलता हूँ। कुछ एक इसमें ये मेरे टाइपिस्ट ने गलतियाँ कर रखी हैं, तो इसलिए एक दो क्वेश्चन मैंने कहा उसको आप बाईपास करिए, क्योंकि वो क्वेश्चन ठीक तरह से फॉर्म नहीं हुए, आप कंफ्यूज हो गए। जो अच्छे क्वेश्चन थे वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। आइए वापस आइए, अब इसमें फिर से देख लीजिए कि आपने क्या क्या बातें याद में रखनी है। हम लोग फिर से उस आ गए हैं। तो संघ पोरीफेरा में तो आपको ब्रीफ कर ही दिया था। संघ सीलेंट्रेटा में नाइडोब्लास्ट की प्रेजेंस, नाइडोब्लास्ट मेल कहाँ पे रहा? स्पर्शकों पे व शरीर के अन्य भाग पे। नाइडोब्लास्ट के काम याद रखने हैं। उसके बाद नाइडेरिया में आपको ये याद रखना है कि नाइडेरिया सीलेंट्रेटा के मेंबर में ऊतक स्तर का संगठन है, द्विकोशिकी हैं, 2 लेयर हैं, जर्म लेयर, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। केंद्रीय जठर संवहन प्रणाली गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम है, जिसमें जो इसकी गुहा है उसकी केवल एक ओपनिंग है जो हाइपोस्टोम पे होती है। तो इनकम्प्लीट इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। अंतःकोशिकी और अंतराकोशिकी, इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर, दोनों तरह का डाइजेशन मिल रहा। कुछ शैवाल, कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो पूछेगा कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल किस में मिलता है? कोरल में मिलता है। इनका शरीर 2 आकारों में, तो 2 से ज़्यादा आकार हैं वैसे, लेकिन यहाँ अपनी एनसीईआरटी में 2 आकार को लिखा है, तो ठीक है, आप 2 आकार को याद रख लीजिए कि 2 आकार इनके शरीर में मिल सकते हैं, पॉलिप और मेडूसा। पॉलिप कैसा है? बेलनाकार है और
अटैच टू सब स्ट्रेटम, सतह से लगा है, स्थापित है। जबकि मेडूसा फ्री फ्लोटिंग है, स्वतंत्र आच्छादित है, तो पानी की धारा के साथ वो इधर उधर तैरता चलता है। और ये मेडूसा जो है, मेडूसा छतरी के आकार का, ठीक, फ्री फ्लोटिंग है। और मेडूसा में सेक्स ऑर्गन होंगे, मेडूसा में गैमीट बनेंगे, मेडूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, पॉलिप प्रोड्यूस करेगा। पॉलिप में सेक्स ऑर्गन नहीं होते, पॉलिप में गैमीट नहीं बनते, पॉलिप मेडूसा प्रोड्यूस करेगा अलैंगिक जनन के द्वारा। पॉलिप का उदाहरण हमारा हाइड्रा, मेडूसा का उदाहरण हमारा ऑरेलिया, ऑरेलिया जिसको हम लोग जेलीफिश बोलते हैं। वैनाइडेरिया कुछ ऐसे हैं सदस्य इसके जिसमें दोनों फॉर्म मिलते हैं, पॉलिप और मेडूसा, तो उनमें पीढ़ी का एकांतरण मेटाजेनेसिस देखने को मिलेगा, जिसका कि एग्जाम्पल हमारा ओबेलिया में, ठीक है। उदाहरण फाइसेलिया पुर्तगालिस, मैन ऑफ वॉर, युद्ध मानव, एडेम्शिया सी एनिमोन, पेनेटुला सी पिच, सी पेन, गोर्गोनिया सी फैन, समुद्री पंखा, तथा मेंड्रेना ब्रेन कोरल। यहाँ पे आके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफ़ी। तो अब आपको डीपीपी लगवा दी मैंने, दोनों के रिलेटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए। अगले लेक्चर में ये जो आपके 3 या 4 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, तब मैं आपको एनिमल किंगडम, ये जो चल रहा जंतु जगत, उससे पिछले 3 साल के क्वेश्चन बता दूंगा। 3 से 4 साल में जो क्वेश्चन आए वो लगवा दूंगा, और इस साल कौन से क्वेश्चन किस संग से आ सकते हैं वो भी। तो बने रहिएगा चोटी बांध के साथ में, बिल्कुल, तभी आपको मज़ा आएगी। 5-6 लेक्चर मुझे दे दीजिए, तब आप समझ जाओगे कि सब चीज़ें ठीक तरह से चल रही हैं। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद, तब तक मौज लीजिए और डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।